किस टाइप के एग्रीमेंट लिखा है? वेगरिंग एग्रीमेंट। वेगरिंग बोले तो बेट करना या फिर सट्टा, ठीक है। चलिए, ऐसे एग्रीमेंट को साफ साफ क्या बोल दिया जाता है? वॉइड। हमने पढ़ा था वैलिड एग्रीमेंट, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। वैलिड एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था वो पूरे पूरे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर एसेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग है तो क्या हो जाएगा? वॉइड। और एक पढ़ा था हमने वॉइडेबल। वॉइडेबल में क्या होता था? फ्री कंसर्न नहीं है, ऑप्शन आता था अग्रीड पार्टी के पास कि वो चाहे तो उसे वैलिड या फिर वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। और फिर पढ़ा था इलीगल। ये जो अग्रीमेंट है इन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉइड, क्योंकि अलाउड नहीं है। चलिए, लिटरल मीनिंग में अगर जाएंगे, वेगर मतलब क्या होता है? बेट करना, ठीक है। बेटिंग एग्रीमेंट एग्जाम्पल दे रखा है, ए और बी ने क्या किया? क्रिकेट चल रहा था, ठीक है। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बात हो रही है, इसमें सट्टा लगाया। सट्टे में क्या बोला कि भैया सट्टा जानते हो ना, कि भैया ये मैच जीत जाएगा तो मैंने मैच जीतने में लगाया, या फिर मेरे को मालूम कि वो हार जाएगा तो मैंने इस पे पैसा लगाया, तो सट्टा लगाया। तो ए बी को पे करेगा, तो ये एक तरीके के वेगरिंग एग्रीमेंट कहलाते हैं, ठीक है। वन पार्टी इज टू विन और अनदर इज लूज। अनसर्टेन नेचर होता है, ये अनसर्टेन नेचर होता है। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या है? ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हो क्या? सट्टा अलाउड है क्या? नहीं। तो इस टाइप के एग्रीमेंट को किसने बताओ? चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने बोला जो भी वेगरिंग एग्रीमेंट है उन्हें हम साफ साफ वॉइड डिक्लेयर करते हैं इन इंडिया एक्सेप्ट मुंबई। मुंबई को छोड़कर इंडिया में सारे सारे वेगरिंग एग्रीमेंट वॉइड कहलाते हैं, लेकिन मुंबई को भी छोड़ दिया। मुंबई को बोला भैया यहाँ पर वेगरिंग एग्रीमेंट इलीगल कहलाता है। क्या वॉइड और इलीगल का डिफरेंस याद है? वॉइड क्या था? एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है। और इलीगल मतलब टोटल कोर्ट ने फॉरबिड कर रखा है। फॉरबिड मतलब अलाउ नहीं किया है, और इसके लिए प्लस क्या दे रखी है? पनिशमेंट अलग दे रखी है। तो मुंबई में क्या कर रखा है? मुंबई में साफ साफ बोल दिया है, एक एक्ट बनाया है। मुंबई वालों ने बोला भैया हमने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम है क्या है? वेगर वॉइडिंग वेगरिंग अमेंडमेंट एक्ट 1865। ताकि मुंबई में सट्टा ना हो सके। एक टाइम था जिस टाइम पर बहुत ज्यादा हुआ करता था, उसे रोकने के लिए बनाएंगे। और साफ साफ इस एक्ट में बोल दिया कि कोई भी हमें खेलता हुआ पाया जाए तो ये इलीगल। इलीगल मतलब आपको बहुत खतरनाक पनिशमेंट मिले। जरूरी नहीं वॉइड एग्रीमेंट में इतनी पनिशमेंट मिले, लेकिन इलीगल में तो मिलती है, ठीक है। तो चलिए, पूरी इंडिया में मना है, पूरी इंडिया में मना है, पूरी इंडिया में एग्रीमेंट हो तो वॉइड होगा, लेकिन मुंबई में स्पेशली इलीगल मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्ट बना है और एक्ट ने ऐसा डिक्लेयर करते हैं। बढ़ेंगे। अब उन्होंने कहा वॉइड एग्रीमेंट की चलिए पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ते। कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हुए, थोड़ा बहुत आपको रिपीट मिलेगा। अग्रीमेंट बाय या फिर विद माइनर। मुझे बताओ, माइनर के साथ कर सकते थे कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। अनसाउंड माइंड के साथ कर सकते हो क्या? पर्सन डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंसॉल्वेंट। सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 में अगर आप इनके साथ अग्रीमेंट करते हो, दैट मीन्स आपका अग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वॉइड। अग्रीमेंट मेड अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसमें क्या है? फैक्ट्स क्या है? गलत है। मटेरियल टू दी अग्रीमेंट, कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जो कि गलत थी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानेंगे? वॉइड, गलत मानेंगे। अग्रीमेंट में कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अनलॉफुल है, अनलॉफुल कंसिडरेशन दे रहे। सिंगल कंसिडरेशन वन और मोर ऑब्जेक्ट, सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल, अग्रीमेंट इज वॉइड। क्या बोल रहा है समझेंगे। ये पहली पार्ट, कभी कभार हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका आधा पार्ट क्या होता है? सही होता है, आधा पार्ट क्या होता है? खराब होता है। इफ एनी पार्ट ऑफ द सिंगल कंसिडरेशन, कोई एक सिंगल कंसिडरेशन है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, और एनी पार्ट ऑफ, उसने बोले सेवरल कंसिडरेशन, अनलॉफुल। अगर आधा कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है? गलत है, तो उन्होंने क्या बोल दिया है? हम इसे क्या मान लेंगे? गलत ही मान लेंगे। अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जनरल रूल, कंसिडरेशन होना चाहिए ना। कंसिडरेशन अगर नहीं है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, उन्होंने कहा भैया हम एक्सेप्शन की बात नहीं करें। कितने एक्सेप्शन पढ़े थे? कुछ याद है एक्सेप्शन? बताओ एक आध एक्सेप्शन। हाँ, चलो नेक्स्ट। अग्रीमेंट क्या लिखा है? रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, याद आया कुछ? हमने क्या पढ़ा था? पब्लिक पॉलिसी का अगेंस्ट जो होगा वॉइड है। तो भैया आप मैरिज को रोकने वाली अग्रीमेंट करवा रहे हो। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट की पूरी लिस्ट है। अग्रीमेंट और रिस्ट्रेन क्या? लीगल प्रोसीड। मैंने तुम लोगों से एग्रीमेंट करा दी है कि तुम मेरे अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं करोगे। ये कोई एग्रीमेंट हुआ? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अग्रीमेंट जिसमें सर्टेनिटी नहीं है, हमने इंपॉर्टेंट एलिमेंट से सर्टेनिटी पढ़ा था, इसने कहा भैया सर्टेन नहीं है। या फिर क्या लिखे है? वे ऑफ
वेगर, अभी पढ़ा वेगरिंग एग्रीमेंट। वेगरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? सट्टा। तो मैंने कहा भैया आप अग्रीमेंट वेगर का कर रहे हो, वॉइड है। हम पढ़ क्या रहे? सारे वॉइड एग्रीमेंट के एग्जांपल्स पढ़ रहे, उसकी पूरी लिस्ट पढ़ रहे। एंटर इनटू अग्रीमेंट इन द फ्यूचर, आज हम अग्रीमेंट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? भविष्य में अग्रीमेंट करेंगे कि करना क्या है। बात समझ आ रही है? मैं कह रही हूँ कि कल, आज एग्रीमेंट करते हैं कि कल घर बेचेंगे, ये नहीं हो रहा है। आज एग्रीमेंट करते हैं कि कल परसों एग्रीमेंट करेंगे नर्सों के लिए, तो ये कोई एग्रीमेंट बनता ही नहीं है। एंटर इनटू एग्रीमेंट इन दी फ्यूचर। और क्या लिखा है? इम्पॉसिबल। सबसे लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? इम्पॉसिबल। क्लियर है? ये सब लिस्ट किसकी थी? वॉइड एग्रीमेंट की। देखो ये वाले सेक्शंस को मैं नहीं भाव दूंगी इतना ज्यादा, तुम लोग को खुद से पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में यस 5% चांसेस रहते हैं कि ये भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है? तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो 5% आ जाएगा। पढ़ना तो सब है क्योंकि बुक में दे रखा है, ठीक है? आ जाता है कभी कभी, ठीक है? When contracts become void, ध्यान दो, कब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? void हो जाएंगे। इस वर्ड का मीनिंग बताओ। वेरी गुड, फ्रॉम बिगनिंग, है ना? बिजनेस कम्युनिकेशन, वर्ड मीनिंग भूल गए होंगे, मैं लाइक हूँ, जिनको याद है वेरी गुड। चलो, कब कब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? void हो जाएगा। अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो अग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं होगा जब वो स्टार्टिंग से ही क्या है? गलत है। कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम void, स्टार्टिंग में सही था लेकिन बाद में जाकर हो गया। पहला वाला क्या कह रहा है? स्टार्टिंग से ही गलत। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग में सही था, आगे चल के गलत हो गया, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम void बाय द रीजन ऑफ सम इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, जैसे एग्जाम्पल दे के रखा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट पहले तो सही था लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिस कारण से वो void हो गया। मैंने आपको कार बेचने का प्लान किया, ठीक है? अग्रीमेंट में लिख दिया कि मैं आपको कार इतनी तारीख को दूंगी, आप मुझे पैसे देना। मैं कार देने ही वाली थी, कार चोरी हो गई, तो क्या मैं कार दे सकती? नहीं दे सकती। अब तुम कहोगे नहीं 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 कार दो ही, कैसे दे दो भैया, चोरी हो गया। तो इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट तो सही था लेकिन आगे चल के क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, बिकम इम्पॉसिबल। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? अब वॉइड है, सही नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? सब्सिक्वेंट क्या बोला? सब्सिक्वेंट मतलब बाद में क्या हो गया? इलीगल। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान की बात करती हूँ, ठीक है? इंडिया पाकिस्तान की बात करो तो हम उन्हें नमक सप्लाई करते, वो हमें चीनी सप्लाई करते, शुगर और सॉल्ट, ठीक है? अचानक से लड़ाई छिड़ गई, हमने कहा पाकिस्तान से अब कोई धंधा नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन हमने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था पहले। हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का, 6 महीने बाद मोदी जी अनाउंस कर देते अब कोई भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो अब वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? इलीगल हो जाएंगे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी से अभी कंटिन्यू करेगा वो इलीगल कहलाएंगे। तो सब्सिक्वेंट बिकम इलीगल। इंडिया अग्री टू सप्लाई गुड्स, देखो पाकिस्तान का एग्जांपल दे रखा है मैंने, ठीक है? वॉर होता है बिटवीन, तो पाकिस्तान जो भी सप्लाई करे तो लॉ ने मना कर दिया, मोदी जी ने मना किया, लॉ ने मना किया ना, तो लॉ अगर मना कर देता है तो वो क्या हो जाता है? फॉरबिड बाय द लॉ, दैट इज इलीगल। चलिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करो। एक्चुअली में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे नहीं समझाऊंगी, वहीं डायरेक्ट समझाऊंगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन, कुछ वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ अग्री पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम। क्या क्लिक हो रहा है इससे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पढ़ा था, लास्ट पॉइंट रीड करो और बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। इन्होंने कहा पार्टी के ऊपर है ना ऑप्शन, वो चाहे तो इसे क्या कर दे? वॉइड। हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। कुछ तो स्टार्टिंग से होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोल रहा है? बाद में बन जाते हैं। तीसरा क्या बोल रहे हैं? ये भी बाद में बना है, अब काम कर ही नहीं सकते, जैसे कार गुम हो गई, चोरी हो गई। फोर्थ, लॉ ने बाद में मना कर दिया, इलीगल हो गया। फिफ्थ, आगे चल के पढ़ेंगे। सिक्स क्या बोलता है? अब ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी से क्या कर दे? वॉइड कर दे, वॉइड कर दे या फिर वैलिड, उसके ऊपर, ठीक है? चलिए अब फिफ्थ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी क्वेश्चन मार्क डाला था, आइए यहाँ पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। नॉर्मली आपने कंटिंजेंट तो सुना है, कहाँ सुना है, कौन सा सुना है? क्या होता है? क्या होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी? बताओ, ठीक है? चलिए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ करने के लिए होते हैं या फिर कुछ नहीं करने के लिए। समथिंग इज सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ बेस्ड होता है। डज और डज नॉट हैपन, एग्जाम्पल के तो समझते, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल बी, ठीक है? ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, क्या बेचेगा? 10, क्या बेचेगा?
बेल्स क्या होते हैं, ऐसे बड़े 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 रोल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रोल्स होते हैं, कॉटन के बड़े बड़े रोल्स होते हैं, किसी भी चीज के बहुत बड़े बड़े रोल्स होते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज में कभी तुमने देखा होगा या फिर टीवी में देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े रोल जा रहे होते हैं, ठीक है। तो 10 बेल्स वो बड़े बड़े ऑफ दी कॉटन, किसके थे, कॉटन के बड़े बड़े बंडल्स थे, ठीक है। कितने के थे, 20,000 के। द शिप बाय विच दे आर कमिंग रिटर्न सेफली, ठीक है। साफ साफ उसने क्या बोल दिया कि भैया मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ टू सेल, क्या बेचने का, वो 10 बेल्स, ठीक है। लेकिन कब, जब शिप क्या हो जाएगी, सही साथ सही तरीके से आ जाएगी। अगर माल सही तरीके से आ गया तो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम्हारा माल सही से नहीं है तो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी होती है, ये सब के सब कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, कंटिजेंट। इसमें साफ साफ क्या बोल दिया है, कंटिजेंट मतलब होगा, कुछ कंडीशन है ना, ऐसा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया कि भैया शिप से अगर ये आ गए, पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और पहले माल खरीदे, अब वो शिप से आ रहे हैं, बीच में कुछ भी आ गया, तूफान आ गया, समुद्री लुटेरों ने उसको लूट लिया, तो मेरा तो लॉस हो गया ना। तो मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या रखा, कंटिजेंट। अगर इधर पहुंचेंगे तो मेरा कंटिन्यू रहेगा, नहीं पहुंचे तो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझ में आया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम कंटिजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आईफोन मंगवाया 14 प्रो, ठीक है। अब मैंने अमेजोन से मंगवाया, मेरे घर में देने के बजाय उस नालायक ने किसको दे दिया, मेरे पड़ोसी को दे दिया। पड़ोसी को देखा, वाह 14 प्रो है, आईफोन है, रख लेता हूँ। मैं फोन करके परेशान कि भैया मेरा फोन कहाँ है, कहाँ है, मेरे पास तो पहुंचे नहीं, उसने कहा मैंने तो डिलीवर कर दिया। तो फोन पहुंचा कहाँ नहीं, बता, पड़ोसी के पास, ठीक है। तो क्या मैं पड़ोसी के पास जाऊं तो क्या पड़ोसी मुझे फोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। क्या वो देगा क्या, तो फिर मैं उस डिलीवरी वाले को पकड़ूंगी, अमेजोन को पकड़ूंगी कि भाई सुन तूने किसको दिया, मेरा तो साइन नहीं है, इतनी कीमती चीज थी मेरी, ठीक है। तो एक्चुअल में पड़ोसी के साथ क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या मेरा, कि भाई तेरे घर में जो भी कुछ आएगा वो मुझे दे देना, वो मेरा होगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन उसकी एक ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है, ड्यूटी तो है। तो एक्चुअल में पड़ोसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा एक बाउंड तो है ना, हमारी ड्यूटी बनती है ना, कोई चीज किसी की छूट जाती है तो हमारी ड्यूटी है वो उस तक पहुंचाए, ठीक है। ये नहीं कि जो चीज तुम्हें मिल गई वो तुम्हारी होगी, पड़ोसी को आईफोन मिल गया तो वो उसका हो गया, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो साफ साफ बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब पर्सन हु नॉट बी अलाउड टू एनरिच, साफ साफ क्या बोल दिया, एनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, किसी भी इंसान को अमीर नहीं बनने दिया जाएगा किसी और के पैसे पे, वो उस आईफोन का मालिक नहीं बन सकता। इन द ट्रूथ इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, सच में देखा जाए तो उसका मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज द टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन, ये क्या एक तरीके की ऑब्लिगेशन है विद द लॉ क्रिएट, जो कि लॉ ने क्रिएट की है। व्हेन एनी पर्सन इज इन द पोजीशन ऑफ द अदर पर्सन मनी या फिर इक्विवेलेंट, अगर किसी के पास कुछ भी ऐसी चीज आ जाती है जो किसी और की है, चाहे वो पैसा हो या पैसे के बराबर ही कुछ इक्विवेलेंट हो, इन सर्कमस्टांसेस में इक्विटी एंड गुड कॉन्साइज जस्टिस एंड फेयरनेस बिलोंगिंग टू अनदर, तो इट इज द ड्यूटी नॉट एन अग्रीमेंट। इसलिए इसमें क्या लिखा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। क्लियर रहेगा। अ वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन, मनी पेड अंडर मिस्टेक, कभी कभार दुकानदार ज्यादा पैसा दे देता है तुमको, चिल्लर है ना, रिटर्न आपने 500 दिया, 200 की चीज थी, गलती से 100 का नोट एक्स्ट्रा दे दिया तुमको, ठीक है। तो हमारी क्या है, ड्यूटी है उसे देना। तो ये टाइप कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज अ ऑब्लिगेशन, इसलिए इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे। क्लियर है। चलिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया। कंटीजेंट मतलब हमने कोई कंडीशन रखी है वो होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू, अदरवाइज नहीं। क्वासी मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, दैट इज ऑब्लिगेशन। डिस्चार्ज टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगी, इन्होंने कहा पहला पॉइंट, कब खत्म होगा, जब परफॉर्म हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट बेस में था, प्रोजेक्ट बन गया, खत्म कॉन्ट्रैक्ट। म्यूचुअल कंसेंट से हमने खत्म कर दिया। लैप्स ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड दिया था। ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ने बंद करवा दिया। अब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, जैसे कि वो कार बेचने वाला एग्जांपल इम्पॉसिबल है, लॉ ने बंद करवा दिया। जैसे कि मैंने बोला पाकिस्तान से शुगर आती थी, लड़ाई झगड़ा चल गया, बंद हो गया, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कब कब हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब खत्म।
अब इन्होंने कहा जितने भी ये ऊपर पॉइंट्स है, ठीक है, 3 4 5 6, ये जो पूरे 6 पॉइंट्स है उसमें से कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किया, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट क्या है, इम्पॉसिबिलिटी। ठीक, फिफ्थ वाला पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब जब क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल। जैसे कि मैंने कार का एग्जांपल दिया, सिंपल। अब हमने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, आज जब कॉन्ट्रैक्ट किया था वैलिड था, आज मेरे पास कार थी तो मेरे पास पैसा था। अब क्या हो गया, रातों रात कार चोरी हो जाती है, क्या अब मैं इसे परफॉर्म कर सकती हूँ क्या, नहीं। तो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल अगर हो जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया है, टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट टू सिंगिंग बिकम टू इल, एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, एक्चुअली में केस है, केस का नाम या, ठीक है, घोष जी का केस है। हुआ क्या था समझना, एक सिंगर थी, कॉन्सर्ट होते रहते हैं, सिंगर आई थी, उसको गाना गाना था, लेकिन जब उसे गाना गाना था, पार्टिसिपेट करना था, तो उस टाइम पे उसकी क्या हो गई, तबीयत खराब हो गई। क्या वो परफॉर्म कर सकती है क्या, नहीं। तो उसके बीच में, और जो भी है ना जिसने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया, ऑर्गेनाइजर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। क्यों टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हेडिंग क्या बोलती है कि भाई अब नहीं कर पाएगी वो परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी है। तो इम्पॉसिबिलिटी जब टू परफॉर्म हो जाता है, जैसे कि सिंगर का टू बिकम इल, बीमार हो गई थी जिस कारण से हो गया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम क्या बोलेंगे, वॉइड, खत्म हो गया, वॉइड हो गया, अब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, तोड़ दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, कौन ब्रेक कर रहा है, कोई भी कर सकता है दोनों में से। इन्होंने कहा दो टाइप के ब्रीच होते हैं, एक होता है एक्चुअल और एक होता है एंटिसिपेटरी। समझना, कितने टाइप के ब्रीच होते हैं, दो टाइप के ब्रीच बोले तो तोड़ना, टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक करना। एक्चुअल ब्रीच टेक प्लेस आइदर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज ड्यू, जब काम करना है तब। ठीक है, एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब बिफोर द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली आफ्टर द रेपुटेशन या वेट टिल द एक्चुअल डेट। समझना समझना समझना, इन्होंने कहा दो टाइप के हैं, एक है एक्चुअल, एक है एंटिसिपेटरी। एक्चुअल बोल रहे जब परफॉर्मेंस होगी तब, परफॉर्मेंस होगी तब, और एंटिसिपेटरी क्या कह रहा है, पहले से ही, परफॉर्मेंस से पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको जॉब दी, मैंने तुमको जॉब दी, कब दी, 1 सितंबर से तुम्हारी ज्वाइनिंग थी। आज तुम्हारा इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, तुम लोग को मैं सेलेक्ट कर देती हूँ, और मैं क्या बोलती हूँ, ज्वाइनिंग तुम्हारी कब से, 1 सितंबर। अभी चल क्या रहे, जून जुलाई अगस्त 2 महीने हैं। ठीक है, तुमने आदि के आज, ठीक है, घर जाते हो और एक हफ्ते बाद फोन करके मुझे बोलते दीदी मुझे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे जो आपने बोला था 1 सितंबर से, ठीक है, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने मुझे पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया। एंटीसिपेटरी ब्रीच, तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ दिया। ये कब तोड़ दिया, जब परफॉर्मेंस थी उससे पहले। आपकी ज्वाइनिंग कब थी, 1 सितंबर को। अगर आपने कुछ नहीं बोला, चुपचाप 2 महीने का वेट किया, और जब 1 सितंबर आया तो मैंने देखा तुम लोग ऑफिस नहीं आए, तो 1 सितंबर को जब आप ऑफिस नहीं आए तो भी तो आपने ब्रीच किया, लेकिन उस ब्रीच को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल ब्रीच। परफॉर्मेंस के टाइप में जब काम करना था उस टाइम पे अगर तोड़ा गया, दैट वाज एक्चुअल ब्रीच, लेकिन आपने टाइम से पहले, 1 सितंबर से ज्वाइनिंग थी, तुमने 10 दिन पहले मुझे बोल दिया कि नहीं मैं नहीं करता, तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तो दो टाइप के ब्रीच होते हैं, एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। एंटिसिपेटरी क्या बोलता है, पहले। इमीडिएट, इमीडिएट आफ्टर, रिफ्यूज या फिर वेट टिल द एक्चुअल डेट। एक्चुअल डेट के लिए वेट करना इज एक्चुअल, और एंटिसिपेटरी क्या, तुरंत में आप दे दो, जब परफॉर्मेंस होगी उसके पहले। क्लियर है, पक्का। एक एग्जांपल देके दे रखा है, हॉस्टल तो केस है, ए ने बी को हायर किया, सेम एग्जांपल जो मैंने बताया था। ठीक है, अप्रैल में टू एक्ट एज अ कुरियर, ठीक है, कुरियर का काम था, लेकिन उसने पहले ही मना कर दिया। पहले मना करना कौन सा वाला कहलाएगा, एंटीसिपेटरी। जिस दिन काम करना था उस दिन मना किया, एक्चुअल। ठीक है, तो ये केस याद रखना, यस बच्चा ये केस याद रखना पड़ेगा। सारे केस ऐसे सेम ही है, नाम बस है। ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच, उसी दिन तोड़ने को क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस वाले दिन एक्चुअल, पहले तोड़ दिया, एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब इन्होंने कहा भैया ब्रीच तो होंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो टूटेंगे, उसकी रेमेडी क्या मिलेगी। चलिए वन बाय वन रेमेडी देखेंगे। पहली रेमेडी क्या लिखा है, रेसिंग मतलब होता है कैंसिल करना। रेसिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये ब्रीच होता है, तो उसकी रेमेडी नंबर 1, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल, और रिफ्यूज
आगे की कोई फर्दर परफॉर्मेंस अब नहीं होगी, दोनों की परफॉर्मेंस रुक जाएगी। पहली रेमेडी ये है कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कोई आगे कंटिन्यू परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा, जो भी लॉस हुआ है उसके लिए क्या करोगे, सू फॉर दी डैमेजेस। अब केस भी तो फाइल करेंगे, रेमेडी है। तुम्हारा मेरा बीच का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, मैंने कहा था घर बना, तुम घर नहीं बना पाते, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है। घर बनाने के लिए तुम्हें मुझे पैसे भी देना था, मैं घर नहीं बनाई तो क्या तुम लोग मुझे पैसे देते रहोगे क्या, नहीं, तो आगे परफॉर्मेंस भी रुक जाएगी तुम्हारी। दूसरा, तुम कहाँ चले जाओगे, मैं कहाँ चले जाऊंगी, सॉरी, कोर्ट के पास डैमेजेस के लिए। अब जब मैं डैमेजेस के लिए जाऊंगी, दो टाइप के क्लेम मांग सकती हूँ, या तो मैं कोर्ट में जाकर क्या बोलूँ, मुझे मेरा घर बनाना बहुत जरूरी है, घर बनवाओ, या फिर मैं कहूंगी मुझे कंपनसेशन दो, पैसे दो। तो जब मैं केस फाइल करूंगी कंपनसेशन के लिए, दैट इज सू फॉर दी डैमेजेस। जब मैं बोलूंगी सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब इसका घर बना के दो, दोनों में केस फाइल कर रही है, दोनों रेमेडी केस फाइल करने के, लेकिन एक में मैं क्या मांग रही हूँ, पैसे लॉस के, और दूसरे में क्या मांग रही हूँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट, या तो मैं क्या मांग रही हूँ, देखो सब केस में मैं केस ही फाइल करूँ, केस में या तो मैं डैमेजेस क्लेम कर रही हूँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या फिर क्या लिखा है, इंजंक्शन, कुछ सुना सुना था, इसके लिए मैंने एक लीगल वर्ड बताया था, कुछ याद है, टॉट, नलाइन को वापस आना। सू फॉर क्या लिखा है, इंजंक्शन, केस फाइल किया जाएगा किसके लिए, इंजंक्शन के लिए, कि स्टॉप कर दो, रोक दो, स्टे ऑर्डर लगा दो। टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन दी ब्रीच ऑफ दी नेगेटिव टर्म, ठीक है, बात हो गई, समझना। मैंने कहा कि मेरा मेरा एक होटल है, वहां पे एक सिंगर आ रही है गाना गाने मस्त, ठीक है, बाजू में एक होटल है, मैंने उस सिंगर से साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि भाई तू मेरे यहाँ पे गाएगी और बाजू वाले के यहाँ पे नहीं गाएगी, तेरा मेरा बॉन्ड है, कितने साल का, 3 साल का। लेकिन ये सामने वाला रेस्टोरेंट जो होटल है उसने ज्यादा अच्छा ऑफर कर दिया उसको, 1 ही साल हुआ था, अभी 3 साल कंप्लीट हुए थे, कि वो बॉन्ड तोड़ सकती है, वैसे तो उसकी मर्जी तोड़ सकती है, लेकिन मुझे कुछ देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो मैंने साफ साफ क्या बोल दिया, तो तुम यहाँ पे ही गाओगे, और टर्म्स एंड कंडीशन का लिखा दिया, तो तुम वहां पे नहीं गा सकते, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, वहां तो बिल्कुल नहीं जा सकते। अब यहाँ पे उसने गाने से मना कर दी, कोर्ट में केस जाता है और वो मुझे पैसे देने को तैयार है, लेकिन मेरे टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा था कि यहाँ गाना, तुमने ये तो तोड़ दिया, लेकिन मैंने ये भी तो लिखा था कि वहां मत जाना, तुम यहाँ नहीं आ रही हो, ठीक है, इसलिए तुम मुझे कंपनसेशन दे रही हो, लेकिन क्या वहां जा सकती हो क्या, नहीं। तुम कोर्ट में हम जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, किसके लिए, कि भाई जो नेगेटिव टर्म्स एंड कंडीशन डलवाई थी, जो नेगेटिव टर्म्स एंड कंडीशन चलाई थी, आप उसको नहीं ब्रीच करोगे, पॉजिटिव ब्रीच कर रही हो, पॉजिटिव क्या, यहाँ गाना, ब्रीच करो पैसे दे, क्या नेगेटिव ब्रीच होने दिया जाएगा, नहीं। तो हम पढ़ रहे हैं रेमेडी, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो क्या क्या रेमेडी है, एक रेमेडी ये भी है कि आप कोर्ट में जाओ, नेगेटिव टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच होने मत दो, 3 साल के बाद ही वो वहां पर जाएगी, उससे पहले नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या पैसे देने से काम चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इस पॉइंट को रीड करूँ, देखो समझ में आता है कि नहीं, कौन सा, 4th वाला पॉइंट। सू फॉर क्या लिखा है, केस फाइल करे फॉर दी इंजेक्शन, स्टे ऑर्डर लगा रहे किस पे, उस सिंगर पे, एग्जांपल जो मैंने दिया, सिंगर पे स्टे ऑर्डर लगा रहा है, टू रिस्ट्रेन रोका जा रहा है, द ब्रीच ऑफ द नेगेटिव टर्म्स एंड कंडीशन, नेगेटिव टर्म एंड कंडीशन को रोका जा रहा है कि वो टूटने नहीं देंगे, पॉजिटिव तो टूट गया, आपकी इच्छा, हम आपसे जबरदस्ती गवाएंगे तो आप गाने को बिगाड़ दोगे, क्योंकि वो तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारी आवाज है, गलत गलत गा के निकल जाओगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, डिफेम हो जाएंगे, तो इसलिए हम आपको प्रेशर नहीं देंगे कि यहीं पे करो, लेकिन हम इस चीज का तो प्रेशर दे सकते हैं कि वहां पर मत गाओ, लेकिन बॉन्ड जब तक के लिए तब तक के लिए, वो है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सो फॉर दी कॉन्टोमेयर लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, एज मच एज अर्न, जितना काम किया उतना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर बनाया, ठीक है, उसका पैसा मिलना चाहिए था मुझे, तुमने पैसा नहीं दिया, ब्रीच हो गया, कोर्ट में जाती हूँ, कोर्ट में क्या जाती हूँ, पूरा घर बनाने का पैसा मत दो, लेकिन जितना काम किया है उतना तो दो। तो हम केस फाइल कर रहे हैं और उसमें क्या बोल रहे हैं, क्वांटम मेरिट, मेरिट मतलब क्वांटम मेरिट मतलब उतना तो दो जितना काम किया। तो रेमेडी क्या क्या है, पहली रेमेडी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इसी में दूसरी बात लिखी है, आगे परफॉर्मेंस हो जाएगी, बाकी सब केस फाइल करके कोर्ट से डिमांड करें। तो पहली डिमांड क्या है, पैसे डैमेजेस दे दो, दूसरी क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ, तीसरी क्या है, नेगेटिव टर्म्स एंड कंडीशन में स्टे लगा दो, और चौथा पॉइंट क्या है, जितना काम किया है उतना तो अमाउंट बनता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। यहाँ पे
मेजर टॉपिक आपके खत्म होते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में चैप्टर याद हो तो मैंने आपको बताया था एक जनरल प्रोविजन है, फिर उसके बाद आपको क्या बताया था, गारंटी, इंडेमनिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट थे, याद है क्या? जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक है जनरल प्रोविजन। अब आपने जनरल प्रोविजन पढ़ लिया। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो क्या कर दिया, एक्ट बना दिया, यहाँ से ओमिट हो गया, हट गया। 124 से 147 अब हम पढ़ रहे हैं इंडेमनिटी और गारंटी, बेलमेंट प्लेज, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेमनिटी एंड गारंटी। बढ़े आगे, चलिए तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब जो हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले वो इंडेमनिटी की पढ़ने वाले और गारंटी। तो चलिए पहले इंडेमनिटी और गारंटी का मीनिंग समझे। सबसे पहले हम समझेंगे गारंटी, क्योंकि गारंटी अपनी लाइफ में आप लोग, है ना, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया तुम लोगों ने। चलिए, एक है हमारा प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर, एक हमारा डेटर, डेटर बोले तो जो पैसा जिसने पैसा लिया है, और एक है हमारा क्रेडिटर जिसने पैसा दिया है। तुम लोगों ने मुझसे पैसे लिए, मैं हूँ क्रेडिटर, मैंने लोन दिया है और तुम लोगों ने लोन लिया है, तो आप क्या कहलाओगे, डेटर, ठीक है। इस डेटर का पूरा नाम मैंने दे रखा है प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर जिसने तुमको लोन प्रोवाइड किया। क्रेडिटर ने साफ साफ, मैंने साफ साफ बोल दिया मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है कि तुम मेरे को मेरा पैसा चुकाओगे कि नहीं। तो मैंने क्या बोल दिया, एक गारंटर लेकर आओ। किसको लेकर आओ, एक गारंटर। मैंने बोल दिया बैंक को लेकर आ जाओ, मेरी मर्जी है, मैं किसी को बोल सकती हूँ। मैंने कहा बैंक को गारंटर बना लो, क्योंकि अगर तुम पे नहीं कर पाओगे तो उसका मतलब कौन देगा, बैंक। या फिर मैंने क्या बोल दिया, अपने पापा को बुलाओ, तुम्हारे पापा को क्या बना देती हूँ, गारंटर। मतलब तुम नहीं पे कर पाओगे तो फिर कौन करेंगे, आपके पापा करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो एक है उधार लेने वाला, एक है उधार देने वाला। लेकिन जो उधार देने वाला है वो ऐसे ही पैसा नहीं देता है, वो क्या करता है, बीच में एक गारंटर को रख देता है। ये गारंटर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो क्या करेगा, पैसे चुकाएगा। लेकिन पहला पहला हक किसका है, पैसा चुकाने का, प्रिंसिपल डेटर का है। पहले तो यही चुकाएगा क्योंकि इसी ने पैसे लेना है। ये अगर फेल होता है, अगर ये फेल होता है तो किसकी बारी आती है, हमारे गारंटर। गारंटर तो कहेगा क्रेडिटर के साथ कि मैं क्रेडिटर को क्या दूंगा, चुका दूंगा पैसे, ठीक है। दैट इज गारंटी। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट वाज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब कंपनसेशन देना, समझना। अभी एक तरफ प्रिंसिपल डेटर था और दूसरी तरफ क्रेडिटर था और बीच में क्या था, गारंटर, ठीक। मुझे ये बताओ, जो ये गारंटर है ये समाज सेवा कर रहा है क्या? ये जो बैंक है ये क्या समाज सेवा कर रहा है क्या? नहीं। क्या आपसे पैसे नहीं चुकाए, लेगा। आपने मुझसे 10 लाख लिए और आप 10 लाख नहीं चुका पाए तो बैंक आपको चुका रहा है। तो क्या बैंक 10 लाख की समाज सेवा करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो आपसे वापस तो लेगा ना, लेगा। तो चलिए समझते हैं, ये क्रेडिटर ये प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है। गारंटर जो है, ये जो हमारा गारंटर है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंडेमनिफाइड होल्डर। अब इस वर्ड को समझेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इंडेमनिफायर। जिसने उधारी लिया उसे क्या बोलते हैं, इंडेमनिफायर, ठीक है, जिसने उधारी लिया है। अब इसका और गारंटर का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका और गारंटर का क्या रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा कि अगर गारंटर मेरे बिहाफ में पैसे चुकाता है तो मैं भी इसे वो पैसा रिटर्न करूंगा। तो बैंक भी आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा है, क्रेडिटर ने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, इसे हम लोन का कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, लोन एग्रीमेंट, यस और नो। मैंने गारंटर को लाने को बोला तो मैंने किसके साथ एग्रीमेंट किया, बैंक के साथ किया कि भाई सुन मैं इसको पैसा दे रहा हूँ, पैसा नहीं चुका पाए तो तू चुकाएगा। तो मैंने क्या किया, गारंटी के साथ एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब गारंटर ने क्या किया, आपके साथ एग्रीमेंट किया और क्या बोला कि सुन मुझे अगर चुकाना पड़ता है 10 लाख तो तू मुझे वापस से रिटर्न करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो गारंटर मतलब वो बीच का मीडिएटर होता है, जो किसको दे रहा है गारंटी, किसको दे रहा है, क्रेडिटर को। तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, गारंटर क्रेडिटर को गारंटी दे रहा है मैं चुका दूंगा। और इंडेमनीफाइड में क्या होता है, गारंटर बोल रहा है भाई मैं समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, तू भी मेरे साथ एग्रीमेंट कर, अगर मैं पैसे चुकाऊं तो मुझे रिटर्न चाहिए। अब टर्म्स प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे और गारंटर बोलेंगे, समझ आ जाएगा। अब नाम इंडेमनिटी में थोड़ा सा चेंज है, इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर कौन है, डेटर जिसने पैसा लिया है, ठीक है। गारंटर तो सब, और गारंटर को एक और नाम बोलते हैं इंडेमनीफाइड होल्डर। क्या बोलेंगे, इंडेमनीफाइड होल्डर।
याद रहेगा, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड होल्डर। चलिए अब दोनों में पहले डिफरेंस बिटवीन समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सबसे पहले इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज थी? दो। इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज थी? दो। एक था इंडेमनीफायर। कौन था इंडेमनीफायर? डेटर, जिसने उधार लिया। और इंडेमनीफाइड कौन था? क्रेडिटर। मेरे एग्जाम्पल में कौन था? बैंक। बैंक ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? इंडेमनीफाइड। क्योंकि यहाँ कंपनसेशन किसको मिल रहा है? पैसा किसको मिल रहा है? बैंक को। क्योंकि बैंक ने क्या किया? तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा लोन चुकाया है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में मिलकर बोलते हैं तीन पार्टीज होती है। तीन पार्टी, सबसे पहली पार्टी क्या बोलती है? श्योरिटी। गारंटर ऑल्सो नोन एज श्योरिटी, क्योंकि वो एक तरीके से बैंक क्या दे रहा है? क्रेडिटर को श्योरिटी दे रहा है, इसके यही चुकाएगा, नहीं चुका पाएगा तो मैं खड़ा। तो गारंटर एक होता है जिसको श्योरिटी बोलते हैं, प्रिंसिपल डेटर होता है और क्रेडिटर। दो पार्टी, तीन पार्टी, समझ में आ गया? बढ़ो आगे। लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इज प्राइमरी। भाई किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होगी? ऑब्वियसली इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर कौन है? प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है। और लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटीज में क्या है? क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि पहले तो आप ही चुकाओगे ना। उन्होंने कहा भाई नहीं चुका पाओगे तो बैंक है, लेकिन वहां पर इंडेमनिटी में क्या है? दो ही लोग हैं, तो भाई लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी मेन हो जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ो। इंडेमनीफायर नीड नॉट टू बी नेसेसरी एक्ट एज द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। ये इंडेमनीफायर कौन होता है? डेटर होता है। पॉइंट पढ़ो, समझ में आ रहा है? एक्चुअल में पहले इसे पढ़ो तो समझ में आएगा। पहले इसे पढ़ो, पढ़ो और बताओ। श्योरिटी गिव गारंटी ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मैंने क्रेडिटर ने कहा किसी को लेकर आओ बीच में, तो तुम लोग ने रिक्वेस्ट किससे करी होगी? बैंक के खुद से बोलेगा मैं दूंगा मैं दूंगा? नहीं, तुम लोग जाकर बैंक के पास गए हो, बोलोगे कि तुम मेरे बिहाफ में क्या कर दो? गारंटी। तो श्योरिटी गिव गारंटी। गारंटर तब गारंटी देता है ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। यहाँ पे ऐसा कुछ होगा क्या? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए उसकी लैंग्वेज तुम्हें अजीब अजीब लगेगी। उन्होंने कहा डेटर भी वही होता है, इंडेमनीफायर भी वही होता है, कि दोनों एक दूसरे को श्योरिटी देंगे क्या? दोनों तो एक ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? फोर्थ पॉइंट पढ़ो, खुद पढ़ो, समझ में आएगा। तुम लोग भाग जाते हो, बैंक वालों को पैसा नहीं देते हो, तो क्या बोल दिया? पॉसिबिलिटी है लॉस होने की, क्योंकि ये कंटिजेंट है। इन्होंने कहा जरूरी थोड़ा ना गारंटर हमेशा पैसा ही देगा। तुमने अगर खुद से चुका दिया तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? पक्का। नेक्स्ट क्या बोलता है? एग्जिस्टेंस ऑफ डेट एंड ड्यूटी, परफॉर्मेंस गारंटी। इन्होंने कहा भैया ये तो क्या कह रहा है? श्योरिटी दे रहा है कि परफॉर्म होगा ये। गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में रहते हैं, लेकिन इंडेमनिफाई जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडेमनिफाई कॉन्ट्रैक्ट तब एग्जिस्टेंस में आएगा जब तुम पे नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे तो। इंडेमनिफाई कैन नॉट बी सू द थर्ड पार्टी। तीसरे का तो रोल ही नहीं है, दो ही लोग हैं। और इन्होंने क्या बोल दिया? श्योरिटी। इसमें तो होते ही कितने लोग हैं? तीन लोग। क्लैरिटी है? अब यहाँ पे उन्होंने यही मीनिंग दे रखा है डिटेल में, एग्जाम्पल दे रखा है डिटेल में, लोन देने का एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बेटर तरीके से समझा। क्लियर है? तो इंडेमनिटी और क्या बड़ा? गारंटी। याद रहेगा? पक्का। चलिए हेडिंग क्या? लॉ ऑफ एजेंसी। किसकी बात हो रही है? प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट समझते हैं? प्रिंसिपल जो मालिक होता है, काम करवाता है, एजेंट इसके बिहाफ में काम करता है। तो एजेंट जो भी कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन रहेगा? प्रिंसिपल। याद रखना, एजेंट ने कुछ भी काम किया उसके लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका प्रिंसिपल। An agent is a person who is employed to bring his principal into a contract relation। दोनों के बीच में रिलेशन होता है विद थर्ड पार्टी को लेके। ड्यूरिंग द पीरियड एजेंट इज एक्टिंग, ही इज द क्लोथ ऑफ द कैपेसिटी ऑफ हिज प्रिंसिपल। कुछ नहीं, प्रिंसिपल जो कुछ भी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एजेंट, तो मान लिया जाएगा वो काम कौन कर रहा है? प्रिंसिपल। कोई चैप्टर याद आना चाहिए। टॉट में क्या पढ़ा था? विकेरियस लायबिलिटी पढ़ा था कि भैया किसी और की गलती के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। सर्वेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मास्टर। एक पार्टनर किसके लिए? पार्टनर के लिए, ठीक है। सेम हमने पढ़ा था यहाँ पर भी, एजेंट की काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रिंसिपल। पढ़ा था ना? इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी मतलब एजेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक्सप्रेस होता है, एक इम्प्लाइड।
ये टर्म अक्सर आप लॉ की लैंग्वेज में देखोगे। एक्सप्रेस मतलब होता है डायरेक्ट, जो एक्सप्रेस कर दिया गया। इम्प्लाइड मतलब इनडायरेक्ट, जो एक्सप्रेस किया नहीं गया है, बताया गया नहीं है। इनडायरेक्ट पार्टीज के कंडक्ट से, एक्ट से पता चले। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अभी, कंसिडरेशन इज नॉट एन एसेंशियल, कंसिडरेशन इज नॉट एन एसेंशियल, ये पॉइंट याद रखना। सुना सुना लग रहा है, कंसिडरेशन एसेंशियल नहीं है। हमने पढ़ा था जनरल कंसिडरेशन तो होना चाहिए, एक्सेप्शन कंसिडरेशन नहीं होगा एजेंसी वाले केस में। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था फादर और बेटे का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर है, घर का बिजली का बिल किसके नाम पे आता है, पापा के नाम पर आता है। पापा ने किसको पैसे दे दिए, तुमको दे दिए। ठीक है, बिजली का बिल अगर पे नहीं किया तो वही तुम्हारी गलती की, पापा की भले तुम्हारे हाथ में दिया तो तुम उसकी पार्टी कर कर आ सकते हो। ठीक है, चलिए इन्होंने अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बताया। पहला क्या बताया, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब डायरेक्ट होता है, चाहे वो ओरल हो रिटर्न हो। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी के एग्जांपल दिए, अथॉरिटीज में साफ साफ आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती है, एक्सप्रेस कर रखा है ना, लिखा हुआ है। इमोरल प्रॉपर्टी बेचा, अटॉर्नी दे दी रजिस्टर के लिए, वगैरह वगैरह। तो एक्सप्रेस मतलब डायरेक्ट। इंपॉर्टेंट है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट। इन्होंने कहा इनडायरेक्ट में आता है एजेंसी बाय स्टॉपल। स्टॉपल को सुना सुना सा लग रहा है, 12th में पढ़ा था, पार्टनरशिप में कुछ पढ़ा था, स्टॉपल नहीं पढ़ा था, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल नहीं पढ़ा, भूल गए, वर्ड भी याद नहीं आ रहा। एजेंट के साथ पढ़ा था ना अकाउंट्स में, इससे याद दिला जाता, अकाउंट्स में पढ़ा तो पक्का से याद रहता है। स्टॉपल वाला पॉइंट थोड़ी देर से बताती है। क्या लिखा है, बाय प्रेजेंट एजेंट, फिर क्या लिखा है, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, देन एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। ये बता क्या रहा है, इम्प्लाइड एजेंसी की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, समझना। एक्सप्रेस मतलब साफ साफ बोला कि भाई तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्लाइड। इसमें साफ साफ है नहीं, ये इनडायरेक्ट तरीके से घूम रहा है। सबसे पहले क्या बोल दिया, एजेंसी बाय स्टॉपल, मतलब आप एजेंट बाय स्टॉपल बन गए कैसे। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप का एग्जाम्पल देते हैं कि पार्टनरशिप में ही पढ़ा है। ठीक, ए बी और सी, एक्चुअल में दो पार्टनर थे। पार्टनर कौन थे, ए और बी। ठीक है, प्रैक्टिकली कौन था, अग्रीमेंट वाइज कौन था पार्टनर, ए और बी। सी पार्टनर नहीं है, सी इनका दोस्त है। एक डी आता है भोला वाला, तो बोलता है भाई मुझे ये काम करवाना है, बता करवाऊंगा। तो सी लेकर जाता है ए बी की फर्म में, बोलता है पार्टनरशिप फर्म, ये अपनी पार्टनरशिप फर्म है। क्या बोल रहा है, ये अपनी पार्टनरशिप फर्म है, चल यहाँ पे काम करवाता हूँ। डी ये पूरा प्रोजेक्ट जो भी काम था इस पार्टनरशिप फर्म को दे देता है ए और बी को, ये सोचकर कि भाई सी को मैं जानता हूँ और सी भी इसमें पार्टनरशिप में है, जबकि सी इसमें पार्टनरशिप में नहीं था। लेकिन डी ने ऐसा सोचा कि सी है, और सी को भी पता है कि डी ऐसा सोच रहा है, लेकिन वो तो भी चुप है। क्यों चुप है, ताकि ये काम किसको मिल जाए, ए और बी को मिल जाए, क्योंकि वो उनका भी तो दोस्त है। ठीक है, कल को डी का काम अच्छे से हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब काम गड़बड़ होगा, दिक्कत होगी। काम में हो गई गड़बड़, डी जाता है किसके पास, भाई सी के पास। सी को क्या बोलता है, भाई तुम लोगों ने मेरा काम अच्छे से नहीं किया। सी बोलता है मैंने थोड़ा ना किया, मेरी थोड़ा ना पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म तो किसकी थी, ए और बी की, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ए और बी फंसेंगे। क्या फंसेंगे, क्या ए बी, कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, लॉ बोलता है कि ए भी फंसेगा, बी फंसेगा और सी भी फंसेगा। सी एक्चुअल में है नहीं, लेकिन उसका कंडक्ट ऐसा था, उसके काम ऐसे थे जिससे कि बी को क्या लगा कि वो भी इस पार्टनरशिप का पार्ट है, और उसने उसे क्लियर भी जानबूझकर नहीं किया। तो भाई लॉस हो गया ना, तो ए भी बेयर करेगा, बी भी और सी भी करेगा। तो एजेंसी बाय स्टॉपल हम पढ़ क्या रहे, प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा एक्सप्रेस, साफ साफ बोल रखा है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन तब भी हम मान लेंगे क्योंकि आपका कंडक्ट ऐसा था, आपके काम ऐसे थे, तो इसे आप पे मान लिया जाएगा एजेंसी बाय स्टॉपल। समझ में आया, पार्टनरशिप में पढ़ा है तुम लोगों ने, कुछ याद आया इस एग्जाम्पल से, थोड़ा बहुत आया, बिल्कुल नहीं आया, ठीक है, मैं अभिषेक सर से पूछती हूँ, ठीक है ना, आया नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन मैं कह रही थी वहां कुछ याद आ रहा है, पढ़ा था कि नहीं, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। वाइफ एज ए एजेंट समझना, ठीक है, हस्बैंड वाइफ,
हस्बैंड काम कर रहा है, ठीक है, वाइफ घर में पूरा काम मैनेज कर रही है, तो भाई वो कमा के ला रहा है, वो कमाने का जो एक अमाउंट वाइफ को दे जाए वो उसको क्या करिए, मेंटेन करिए। कल को वाइफ कुछ भी गलत काम करती है, कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए भरपाई कौन करेगा, कौन करेगा, उसका हस्बैंड। मान लो ये एजेंट, ये वाइफ दुकान से किराने का सामान लेकर आती है और वो पे नहीं कर पाती है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाइफ की उसका हस्बैंड, हस्बैंड। वो दुकान वाला वाइफ को नहीं पकड़ेगा, पकड़ ही नहीं सकता क्योंकि केस हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ किसको पकड़ेगा, उसके हस्बैंड को पकड़ेगा, भाई पैसे दे। क्यों क्यों, क्योंकि वाइफ थोड़ा काम करती है, काम कौन करता है, हस्बैंड, ठीक है। Where a husband and a wife living together, wife is, ठीक है, presumed to be husband authority plus his credit। जो भी खर्चा वर्चा होगी, ठीक है, जो भी शॉपिंग करके आएगी वो, तो सारा का सारा खर्चा कौन उठाएगा, उसका हस्बैंड उठाएगा। द नेसेसरी ऑफ द लाइफ सुटेबल द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि दोनों दोनों अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के तरीके से जीना चाहते हैं, तो एक में चूज किया कि वो काम करेगा और एक में चूज किया कि नहीं, जो काम करके पैसा है मैं उससे मैनेज करूंगी। तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन दोनों के बीच में बनता है। एजेंट जो भी इधर उधर काम करता है या पैसे उसका खर्च होता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बट द हस्बैंड विल नॉट बी लाइबल, कुछ पॉइंट दे रखे। पहले बताओ, जनरल रूल समझ में आया, जनरल रूल, वाइफ के सारे खर्चे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड विल नॉट बी लाइबल, अब कुछ पॉइंट्स आने वाले जिसमें हस्बैंड लाइबल नहीं। हस्बैंड ने साफ साफ दुकानदार को बोल दिया है कि भाई तुम उधारी में कुछ मत देना, इससे पैसे ले लेंगे, ठीक है। या फिर हस्बैंड ने साफ साफ बोल दिया कि इसको तो देना ही नहीं माल, अगर दे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। या फिर हस्बैंड ने पैसे दे रखे हैं वाइफ को, तो वाइफ ना खर्चा नहीं करना चाहती है, पता नहीं कहाँ के लिए बचा के रखना चाहती है, दूसरी शॉपिंग के लिए। तो कब कब हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहला पॉइंट, ही हैड एक्सप्रेसली वॉर्न दी ट्रेडमैन, दुकानदार को अच्छे से वॉर्न कर आया था, नॉट टू सप्लाई द गुड्स ऑन द क्रेडिट टू हिज वाइफ। पहली सिचुएशन समझ में आ गई। दूसरी, he had expressly forbidden the wife, forbidden किसको, वाइफ को, forbid मतलब मना करना, वाइफ को मना करके रखा था, भैया कुछ भी उधार कल नहीं लेना। पहला वाला एग्जाम्पल क्या था, दुकानदार को वार्निंग दी। दूसरा क्या दिया, वाइफ को वार्निंग दी। तीसरा, his wife was already sufficient supply, ऑलरेडी था, किराने का सामान घर पे था, फिर क्यों खर्चा करने गई वहां, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, सबूत बच्चा प्रूव करने पड़ेंगे, प्रूव करने में हालत खराब होती है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। तीसरा, शी वॉज सप्लाइड विद सफिशिएंट अलाउंस, पैसे भी थे। तीसरा चौथे पॉइंट में क्या था, या तो गुड्स थे, वो माल था जो वो खरीदने के लिए उधारी के लिए गई, या फिर उसके लिए सफिशिएंट पैसे थे, तो फिर हस्बैंड उधारी के लिए लाइबल नहीं है। जनरल हस्बैंड हमेशा लाइबल है, एक्सेप्शन प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होते ही नहीं, क्योंकि तब भी उसको देना तो पड़ेगा, ठीक है। चल, हाँ, अब जब वो काम कर रही है तो फिर क्या रिस्पॉन्सिबल है क्या, तब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एजेंसी ऑफ, अब क्या दे रखा है, क्या लिखा है, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, जरूरत पड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कैसे हो गया, समझ लो। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भैया मैं तुम्हें घोड़ा बेच रही हूँ, ठीक है, इस घोड़े को मैंने यहाँ से ट्रेन पे चढ़ा दिया, और बी को क्या बोला कि भाई सुन, ट्रेन इंदौर में जैसे पहुंचेगी ओवरनाइट से भेज दे, सुबह 10 बजे पहुंचेगी, प्लीज भाई वहां पे खड़ा होना, घोड़े को निकाल लेना, तेरे मेरा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। मैंने यहाँ से घोड़ा भेज दिया ओवरनाइट से, तो नलाइक बी वहां पहुंचा ही नहीं। अब रेल में कुछ काम करने वाले वर्कर्स होंगे, कुछ ऑफिसर्स होंगे जो उस घोड़े की फॉर्मेलिटीज करेंगे। कभी भेजे, गाड़ी वाड़ी भेजी है, नहीं भेजी, ठीक है। तो माल जाता है ना, मालूम है ना, ट्रेन से, ठीक है। तो कोई फॉर्मेलिटी करने वाला तो बंदा होगा ना, मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट रखे हैं, ठीक है, वो वहां पहुंचे, बी पहुंचा ही नहीं। अब वो घोड़ा बेचारा छोड़ देंगे क्या उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी बन जाती है, रेलवे की। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई, रेलवे की। तो एक्चुअल में घोड़े का जो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था वो किसके साथ था, बी के साथ, ठीक है। लेकिन अब इनडायरेक्टली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, रेलवे की। भैया वो तो नलायक बी तो आया ही नहीं। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अ पर्सन हु हैज बीन इंटरेस्टेड, अब मैं उस पर भरोसा करूंगी कि भाई प्लीज घोड़े को संभाल के रखना, अब उसे भूख लगेगी तो चारा खिला देना, किससे कहूंगी भाई, रेलवे वाले से, क्योंकि रेलवे वाले के पास नंबर किसका होगा, मेरा होगा।
वो कहेगा भाई तुम्हारा तो आया ही नहीं जिसको तुम बेच रहे थे, वो मुझे फोन करके बोलेगा, मैं कहूँगी भाई थोड़ा संभाल लेना, मैं जब तक वहां तक पहुंच रहा हूँ उसे खाना खिला देना वगैरह वगैरह। तो भरोसा किया जा रहा है विद अनदर प्रॉपर्टी, ठीक है, मेरी इस प्रॉपर्टी को वो संभाल के रखेगा। इनको द अनऑथराइज एक्सपेंस, अब कुछ खर्चा भी तो कर रहे हैं, तो जितना भी वो घोड़े में खर्चा करेगा वो सारा खर्चा पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी। तो मैं वो प्रिंसिपल बन गया, वो क्या बन गया, मेरा एजेंट बन गया। जो भी वो सारा खर्चा करेगा वो सारा खर्चा मुझे कल को पे करना पड़ेगा। टू द प्रोटेक्ट और प्रिजर्व इट, उसे बचाने के लिए जो कुछ खर्चा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में ये लिखा है हॉर्स बाय रेलवे अराइवल डेस्टिनेशन, लेकिन नालायक नहीं आया। रेलवे कंपनी बाउंड टू टेक द रीजनेबल स्टेप्स, उसे जिंदा रखने के लिए उसे जो कुछ करना पड़ेगा उसे करना चाहिए। तो ये एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे, बाय नेसेसिटी। उसका मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है घोड़े को बचाने का, उसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है किसका, इंदौर तक पहुंचाने का, उसने तो खत्म कर देना, आगे उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, नहीं, लेकिन बाय बाय नेसेसिटी बन जाए। क्लैरिटी है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या बोलता है, where a person having no authority purport to act as an agent, duly appoint agent, exceed his authority, the principal is not bound but the principal may rectify। प्रिंसिपल ने बोला कि भाई तू एक काम कर, ये 10 काम दे रखे हैं, ये 10 काम तो कंप्लीट कर, इतना काम तेरा खत्म होता है, खत्म। तो प्रिंसिपल एजेंट का काम 10 प्रोजेक्ट्स को लेकर है, अब वो 10 प्रोजेक्ट्स खत्म कर लेता है, ठीक। एजेंट ने बोला कि मैं 2 और काम कर लेता हूँ, 3 और काम कर लेता हूँ, खुद से उसने कर लिया, उसने खुद से काम कर लिया। तो उन्होंने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल की अब मर्जी। अगर उसे लगेगा कि नहीं भाई मेरा तो 10 पे ही था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, तो वो उसे छोड़ देगा। या तो प्रिंसिपल के पास क्या है, ऑप्शन है, वो 3 काम उसने जो कर दिखाए हैं मुझे लग रहा है मेरा फायदा ही है, तो मैं इसे एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ, मैं इसे क्या कर सकती हूँ, उसका रेक्टिफिकेशन भी कर सकती हूँ। उसके और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, 10 काम करने थे, लेकिन उसने 10 की जगह कितना कर दिया, 13 काम कर दिया। मैं 10 के लिए बाउंड हूँ क्या, मैं उन 3 के लिए बाउंड हूँ क्या, नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं इसे खुद ही से रेक्टिफाई करती हूँ, खुद से मैं करेक्ट करती हूँ, तो ये प्रिंसिपल चाहे तो कर सकता है। ये पूरा पूरा ऑप्शन किसके पास है, प्रिंसिपल के पास है। एक बार फिर से रीड कर रही हूँ, कंटेंट देखना, ठीक करना। अपने पता है ना रेक्टिफिकेशन अकाउंट बनाते थे, एरर को चेक करते थे, ठीक है। Where a person having no authority to act as an agent, 10 काम के लिए एजेंट था, लेकिन क्या 3 काम के लिए एजेंट था क्या, नहीं। बट द प्रिंसिपल में लिखा है, वो रेक्टिफाई कर देता है एजेंट के ट्रांजैक्शन को, तो इसे हम एक तरह से एक्सपोज फैक्टो एजेंसी भी बोलते हैं। रेक्टिफिकेशन इज इफेक्टिव ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये रेक्टिफिकेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट तभी हम मानेंगे सही जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। पहला, एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट एजेंट फॉर द प्रिंसिपल। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा होना चाहिए प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन हैज फुल नॉलेज मटेरियल फैक्ट्स। प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है ना, वो ठीक कर भी सकता है और नहीं भी। कॉन्ट्रैक्ट में 10 लिखा है तो वो चाहे तो उसे 13 कर सकता है, लेकिन वो तभी करे जब उसके पास पूरा नॉलेज होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तब उसने हाँ करी। कल को पता चले उसने कुछ छुपाया नौ करने तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फेल। रेक्टिफिकेशन कैन नॉट बी थर्ड पार्टी के डैमेजेस को लेकर नहीं होगा। वो किसको बचा रहा है, किसको बचाना चाह रहा है, एजेंट को, फिर थर्ड पार्टी को कवर नहीं करेगा, ओनली लॉफुल एक्ट। याद रखना, जितना भी रेक्टिफिकेशन काम रहेगा वो लॉफुल रहेगा। क्लैरिटी है, कितने टाइप्स पढ़े, हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। किसके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, एजेंट के। ये एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एजेंट वाले होते हैं। प्रिंसिपल हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप का इन्होंने बताया, पहला क्या बताया, एक्सप्रेस, दूसरे क्या बताया, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब डायरेक्ट, इम्प्लाइड मतलब इनडायरेक्ट। इम्प्लाइड बोलता है कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं लेकिन मान लिया जाएगा। सबसे पहले क्या बोला, एजेंसी बाय स्टॉपर। कौन सा एग्जाम्पल याद रहेगा, पार्टनरशिप वाला। वाइफ का तो समझ में आ गया। एजेंसी ऑफ नेसेसरी, हॉर्स का जैसे एग्जाम्पल दिया। और एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, प्रिंसिपल चाहे तो उसे ठीक करे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा इसके कुछ क्लास भी होते हैं एजेंट के, स्पेशल एजेंट और जनरल एजेंट। वर्ड से समझो, जनरल एजेंट बहुत सारे काम करेगा, मेरे सारे काम कर लेता है। स्पेशल एजेंट एक स्पेसिफिक काम, मुझे मेरी घर की रजिस्ट्री करवानी है, मुझे मेरे घर की रजिस्ट्री करनी, मैं घर का मालिक हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैंने अपने एजेंट को भेज दिया, वो एजेंट मैंने लॉयर बना दिया। काम मैंने किसको दे दिया, अपने लॉयर को। लॉयर को मैंने एक स्पेसिफिक काम दिया है कि मेरे घर की रजिस्ट्री करवा दे। तो
स्पेशल एजेंट वो एजेंट होते हैं जिनको स्पेसिफिक काम दिया जाता है, और जनरल एजेंट 10 काम दे दिए भाई तो मेरे सारे काम कर ले, दैट वाज जनरल एजेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा हमने, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जनरली सबके लिए, और स्पेशल मतलब एक स्पेसिफिक ऑफर दे दी थी, स्पेसिफिक बंदे को ऑफर दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, मैं प्रिंसिपल तुम एजेंट, तुमने भी अपने अंडर में एक एजेंट रखी है, तो जो तुम लोगों ने अपने अंडर में एजेंट रखा है दैट वाज सब एजेंट। वापस, मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम एजेंट हो, तुमने अपने अंडर में एक छोटू को रख लिया, वो छोटू क्या कहलाएगा, सब एजेंट। हाँ, अब ध्यान देना, मैं प्रिंसिपल एजेंट और वो सब एजेंट। अब वो सब एजेंट के लिए अगर मैं तुम्हारे और उस छोटू के रिलेशन की बात करूँ तो छोटू क्या हो गया, एजेंट, और तुम क्या हो गया उसके प्रिंसिपल। और मेरे केस में क्या हो जाएगा कि तुम मेरे एजेंट हो, मेरे मैं क्या हूँ प्रिंसिपल, तो मेरे लिए वो भी क्या हो जाएगा, एजेंट होगा। हाँ, तो वो मेरा सब एजेंट कहलाएगा, मेरे लिए तो वो सब एजेंट है ना, मेरे लिए ओरिजिनल एजेंट तुम हो, ठीक है, और सब एजेंट वो है, तो मेरे टर्म्स में बोला जाएगा तो सब एजेंट, तुम्हारे टर्म्स में बोला जाएगा तो एजेंट, क्योंकि तुम वहां प्रिंसिपल बन जाओगे ना। चले रहे पक्का। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द एजेंट, वो पर्सन जो किसने अपॉइंट किया है, एजेंट ने। प्रिंसिपल वर्क फॉर डेलीकेटिंग, मैंने तुमसे कहा, तुमने अपना काम उससे करवा दिया। ठीक है, कुछ टाइप्स दे रखे हैं, आ जाइए। हेडिंग क्या लिखा है, मर्केंटाइल एजेंट, सुना सुना है मर्केंटाइल वर्ड क्या होता है, बिजनेस कमर्शियल। अब आप अपना कोई भी प्रिंसिपल गुड सप्लाई कर रहे हो, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मैंने कहा एजेंट के थ्रू पूरे मार्केट में बिकवा रही हूँ, दैट वाज मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में क्या जाता है, एजेंट क्या करता है, गुड सेल करता है, कंसाइन करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल। दिस डेफिनेशन कवर, मर्केंटाइल एजेंट में सब आते हैं, कौन कौन आता है देखना, फैक्टर लिखा है, ब्रोकर लिखा है, फिर क्या लिखा है, ऑप्शनरी लिखा है, कमीशन एजेंट लिखा है, कितने लिखा है, 4, और फिर क्या लिख दिया, एक्सेट्रा। वापस, मर्केंटाइल एजेंट उन सारे एजेंट को बोलते हैं जो गुड्स को बिकवाने में हेल्प करते हैं, जिसमें से फैक्टर सुन चुके हो क्या, नहीं सुना तो नेक्स्ट टॉपिक वो ये सुनाऊंगी। ब्रोकर तो सुना है ना, ऑप्शनर जो क्या करवाता है, नीलामी करवाता है, ऑप्शन करवाता है, कमीशन एजेंट कमीशन खाते हैं, एजेंट का काम करेंगे। ठीक है, एक्सेट्रा लिख दिया। तो अब मर्केंटाइल एजेंट के ही पूरे मीनिंग पढ़ने वाले, मर्केंटाइल एजेंट में फैक्टर आ जाता है ना, तो चलो फैक्टर को पकड़े। A factor is a mercantile agent employed to sell goods. इसका काम क्या है, गुड्स को बेचने का, प्रिंसिपल के गुड्स को बेचने का। प्लेस इन हिज पोजीशन, ये गुड्स किसके पास रखे हैं, एजेंट के पास। समझ लो, मैंने बहुत सारे रिमोट्स बनाए हैं, मैन्युफैक्चर कर रखे और तुमको मैंने रखने को दे दिया, और क्या बोला कि तुम इसे बेचो। तो ये एजेंट किस टाइप का है, फैक्टर एजेंट किस टाइप का है, जो गुड्स को बिकवाता है, और गुड्स किसके पास है, इन हिज पोजीशन, तुम्हारे पास संभाल के रखे। कॉन्ट्रैक्ट टू बाय गुड्स, और कॉन्ट्रैक्ट टू बाय गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल, और लगाए, या तो तुमने क्या रखा है, माल अपने पास रखा है, या तो माल को क्या बोला है, तुम जाके बस डील करवाते हो, और जब माल देने की बारी आएगी तो किसके पास से जाएगा, प्रिंसिपल के पास से। 2 पॉइंट, या तो तुम्हारे पास पोजीशन है, पोजीशन मतलब तुम्हारे पास संभाल के रखे, कोई भी कस्टमर आएगा तो तुम अपने पास से निकाल के दोगे, या फिर माल क्या है, प्रिंसिपल के पास रखा है, तुम बस डील करके आओगे और यहाँ से मैं सप्लाई करूंगी। क्या दोनों पॉइंट समझ आ रहे हैं। तो फैक्टर एक एजेंट होता है, मर्केंटाइल एजेंट होता है, बिजनेस एजेंट होता है जो गुड्स को बिकवाता है, या तो उसके पास माल है या तो मालिक के पास है। ठीक है, ही इज एप्रिन ओनर, एप्रिन मतलब दिखता है, सीम टू बी रियल, दिखने में लगेगा कस्टमर को कि तुम ही ओनर हो, लेकिन एक्चुअली में आप ओनर नहीं है, क्योंकि सारे डिसीजन इंपॉर्टेंट तुम ही लेते हो, मैंने पूरा काम तुम लोग को सौंप रखा है कि भाई बेचो बेचो कैसे भी। ठीक है, कैन सेल देम इन हिज ओन नेम, अपने नाम से भी इस गुड्स को बेच सकते हो, क्योंकि मुझे बस किससे मतलब है, बेचने से मतलब है, प्रॉफिट आना चाहिए। रिसीव पेमेंट फॉर द गुड्स, पैसा भी आप ही कलेक्ट करोगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी ऑल्सो इन जनरली, सब कुछ आपका होगा, आप ही का इसमें इंटरेस्ट जुड़ा होगा। तो फैक्टर एजेंट एक तरीके से क्या होता है, दिखने में क्या होता है, एकदम मालिक होता है। ठीक है, मालिक ही होगा दिखने में। ब्रोकर थोड़ा सा नीचे, ब्रोकर एक मर्केंटाइल एजेंट होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टीज ऑफ द सेल परचेज सिक्योरिटी विच इज ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो पोजीशन, इसके पास गुड्स बिल्कुल भी नहीं होते।
फैक्टर ब्रोकर दोनों एक ही होते हैं, लेकिन फैक्टर के पास जनरली क्या होते हैं, गुड्स रखे होते हैं, और ब्रोकर के पास कोई भी गुड्स संभाल कर नहीं होते। क्या बात समझ में आ रही है? अभी मैंने फैक्टर में क्या बताया, या तो उसके पास गुड्स है या तो उसके पास गुड्स नहीं है। ये दिखने में एकदम क्या लगेगा, मालिक। जब वो गुड्स अपने पास रखे तो मालिक जैसे दिखेगा ना। पैसे भी किसको दोगे, उस फैक्टर को। लेकिन ब्रोकर क्या बोलता है, मैं बस बात करने आया हूँ, पेमेंट आपको मालिक को करनी पड़ेगी, माल भी आपको मालिक से मिलेगा। तो ब्रोकर और फैक्टर में काम समझ लो, पूरा कंट्रोल फैक्टर के पास है। क्या ब्रोकर के पास कोई कंट्रोल है क्या? वो बस बात करके आ रहा है, दैट्स इट, इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक शोरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। शोरूम में जाते हो, ठीक है, कभी कभार उनके पास कार रखी रहती है, स्टॉक रखा रहता है, कभी कभार स्टॉक नहीं रखा रहता है। स्टॉक कंपनी से आएगा डायरेक्ट, तो कंपनी से आएगा तो क्या नेचर हो गया, ब्रोकर का। ब्रोकर के पास होता ही नहीं है। फैक्टर ने क्या बोल दिया, दोनों कंडीशन है, अपने पास रख भी सकता है नहीं भी। कभी कभार कार के शोरूम में स्टॉक खत्म हो जाता है ना, तो कुछ माल रखा है और कुछ कंपनी से आएगा, तो ये नेचर हो जाएगा फैक्टर का। लेकिन कभी कभार होता है ना, बस ऑफिस खुला है, कार एक भी नहीं है, सीधा कंपनी से आएगा, ठीक है, तो वो क्या नेचर हो जाता है, ब्रोकर का। हाँ बेटा बोल। भाई मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो रखता ही नहीं इतनी महंगी चीजें, जाओ कंपनी से जाके लो, मैं तो बस डील करवाता हूँ, मैं तो बस आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है, डेलग्रेडे एजेंट। समझना, जब भी दुकान में अगर आप जाते हो, ठीक है, गुड्स खरीदते हो तो बदले में पैसे देते हो, लेकिन कभी कभार उधार मांगने वाले लोग भी आते हैं। दुकानदार साफ साफ बोलते हैं नो उधारी, तो ग्राहक कट सकते। ठीक है, एजेंट को साफ साफ लग रहा है कि भाई उधारी नहीं दे रहे तो उस टाइम से हमारा माल कम बिक रहा है, तो एजेंट बोलता है प्रिंसिपल से कि एक काम करते हैं, हम उधार देते हैं। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, भाई दिक्कत हो जाएगी उधार देने में, उधार चुकेगा नहीं तो लॉस हो जाएगा। एजेंट बोलता है सर आप मत टेंशन लो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, बस आप मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दो। प्रिंसिपल ने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, समझना, प्रिंसिपल ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एजेंट के साथ, कि तुम उधारी में माल बेचो, लेकिन अगर लॉस होगा, इस उधारी में माल बेचो, इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। इसके लिए मैं क्या दूंगा आपको, एक्स्ट्रा कमीशन। लेकिन एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया ना मैंने आपको, लॉस मेरा नहीं होगा। कल को अगर कोई भी लॉस होता है तो एजेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम खुद रहोगे, प्रिंसिपल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ने उस लॉस को कवर करने के लिए क्या दिया आपको, एक्स्ट्रा पैसा दिया ना, तो आपकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल तो साफ कह रहे हैं कि मुझे उधारी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे मालूम है एजेंट सबको उधार में बांटता जाएगा और कल को किसके सर पे आएगी, प्रिंसिपल के सर पे। तो प्रिंसिपल ने बोला ले एक्स्ट्रा पैसा और उधारी में काम करवा, कल को लॉस होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं, तू खुद हो। तो इस टाइप का जो एजेंट होता है, उस एजेंट का नाम होता है डेल ग्रेडे एजेंट। आओ एक बार फटाफट रीड करें। डेल ग्रेडे एजेंट मर्केंटाइल एजेंट होता है, कंसिडरेशन। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन में एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन लेता है किससे, प्रिंसिपल से, और गारंटी देता है प्रिंसिपल को। किस चीज की गारंटी देता है, परचेजर हु बाय ऑन अ क्रेडिट, जिन लोगों ने माल उधारी में खरीदा है, विल पे गुड्स दे पे, पक्का वो पैसा पे करेंगे। इनकेस नहीं पे करते तो उसके लिए मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। इन द इवेंट ऑफ द थर्ड पार्टी फेल टू पे, डेल क्रेडिट एजेंट बाउंड टू पे हिज प्रिंसिपल, तो अपने पॉकेट से प्रिंसिपल को पैसे देगा, लेकिन लॉस होने नहीं देगा। डेल क्रेडिट एजेंट समझ में आया? लास्ट नहीं, लास्ट नहीं वैसे, और भी है। हाँ, बस काम अलग अलग है। सच बोलो तो सब एजेंट है ना, सारे एजेंट है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। सब मर्केंटाइल एजेंट है, बिजनेस में यूजर वाले एजेंट। हाँ, कैश में भी बेचेगा और क्रेडिट में इसने खुद से इच्छा जताई है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्रेडिट से हमारे ग्राहक कम हो रहे हैं अगर हम नहीं दे रहे हैं तो भाई हमने अलाउ किया। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ऑक्शनर्स, कुछ नहीं, ऑक्शन इज द एजेंट हु सेल द गुड्स, जो गुड्स को बेचता है नीलाम कर बोलियां लगाकर, हाईएस्ट बिडर को ही दिया जाता है। पब्लिक में कंपटीशन करवाया जाता है, जो ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा उसको बिकवाएगा, उस टाइप के एजेंट को हम ऑक्शनर बोलते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट क्या लिखा है, पार्टनरशिप फर्म में एवरी पार्टनर, हर पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है, एजेंट होता है। बैंकर भी क्या है, तुम्हारा एसबीआई बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहां कहीं भी अकाउंट हो, आप प्रिंसिपल, आपका पैसा कहाँ रखा है, बैंक में। बैंक आपके बिहाफ में बहुत सारे काम करता है। अगर आप बैंक को बोलोगे कि मेरे बिजली का बिल भर दो, वो भर देगा। अगर बैंक को बोलोगे 10 काम करने को, वो कर देगा। तो आप प्रिंसिपल और बैंकर आपका क्या है,
एजेंट, रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड हिज कस्टमर, ठीक है, डेटर और क्रेडिटर वाला। द बैंकर इज द एजेंट ऑफ हिज कस्टमर व्हेन ही बाय और सेल द सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, मैंने क्या बोला, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, बैंक प्लीज उनको इतना पैसा दे दो, तो वो एक तरीके से आपका एजेंट वाला काम कर रहा है, ठीक है। चेक, तुम किसी को चेक फाड़ के दे देते हो, दैट मीन्स आप अपने बैंक को ऑर्डर दे रहे हो, इस बंदे को इतना पैसा दे दो, जब भी वो चेक लेकर आएगा। तो बैंक भी एक तरीके का एजेंट होता है अपने कस्टमर। क्लियर है बच्चों, पक्का। बढ़ते हैं बच्चों आगे। एजेंट की ड्यूटी चिल्लर है, फटाफट जो हाईलाइट है बस वही रीड करो। एजेंट की क्या ड्यूटी है? चिल्लर, है ना, विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी। क्या लिखा है? एजेंट की ड्यूटी है, एजेंट का काम क्या है? काम ये है कि भाई जितना उसका स्कोप है उसी अथॉरिटी में काम करे। मैंने बोला 2 काम करने को तो 2 ही करे, 4-5 ना करे। एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन फॉलो द कस्टम प्रिवेलिंग इन द सेम काइंड। कभी कहा प्रिंसिपल क्या कर देता है, प्रिंसिपल क्या कर देता है, इंस्ट्रक्शन देना भूल गया, तो कॉमन सेंस लगाओ, क्या होना चाहिए उस तरीके से काम करो। एजेंट की ड्यूटी है डू द वर्क रीजनेबल स्किल्स एंड डिलीजेंस, पूरी सावधानी से काम करेगा। डिस्क्लोज करेगा सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन। नॉट डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल की जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो किसी को नहीं देने का। नॉट अलाउ हिज इंटरेस्ट टू कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ड्यूटी, उसका इंटरेस्ट ड्यूटी, ये क्या बात हो गई? फॉर एग्जाम्पल एक दुकान में बैठा दिया, उस एजेंट की खुद की भी दुकान है, मेरी दुकान में बैठा मैं प्रिंसिपल और उस एजेंट को मैंने बैठाया, उसकी खुद की भी दुकान है, उसकी ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए उसके इंटरेस्ट से। मस्त बैठकर पैसा छाप रहा है, यहाँ कोई भी कस्टमर आ रहा है और वो बोलेगा मेरी दुकान में जाओ, एक दुकान वहां है, वहां से खरीद लो, वहां से खरीद लो, तो एक तरीके से क्या कर रहा है? धोखाधड़ी कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? प्रिंसिपल के साथ कर रहा है। तो not allowed his interest to conflict with his duty, he must not be competent with his principal, please प्रिंसिपल के साथ कंपिटेंट ना रहे। साफ साफ बोल दिया कि आप अपना काम पूरी शिद्दत से करो, अंदर पैसा छापने की जरूरत नहीं है इंटरनल, ठीक है, पक्का। ट्रू अकाउंट्स बना मतलब सही अकाउंट्स, ठीक है। बेचा है ना 50 रुपए में और रिकॉर्ड में लिखा है 40 में बिका, 10 रुपए पॉकेट में गए। नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, कहीं से भी प्रॉफिट कमाना मैं नहीं। एजेंट मस्ट नॉट डेलीकेट हिज अथॉरिटी टू सब एजेंट, सब एजेंट कौन था? मैंने एजेंट को बोला और एजेंट को काम कैसे कर रहा है? सब एजेंट। लेकिन सब एजेंट को अगर प्रिंसिपल अलाउ करता है तो कर सकते, बिना परमिशन के सब एजेंट नहीं करते, ठीक है। मैंने काम बोला तुम करना और तुमने ये काम छोटू को दे दिया और तुमने कहा दीदी मैं छोटू को दे दूं, मैंने कहा ठीक है दे दो, तो अलाउड है। लेकिन अगर मैंने मना कर रखा है तो फिर आप ही को करना है, ठीक है। तो क्या लिखा है? एजेंट अपना काम छोटू को ना दे, अनलेस किससे में पूछ लो, प्रिंसिपल से पूछ के कर सकते हैं। एक्सेप्शन में ये लिखा है एजेंट में डेलीकेट, डेलीगेशन इज अलाउड बाय दी प्रिंसिपल। किसने बोल दिया? हाँ, प्रिंसिपल ने हाँ बोल दिया। या फिर ट्रेड कस्टम बिना छोटू के काम होता ही नहीं है, डीम्ड है। या फिर थर्ड पॉइंट क्या है? डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है या फिर इमरजेंसी थी कि छोटू ही कर सकता था, नेचर ही ऐसा था, या फिर प्रिंसिपल नो, प्रिंसिपल को साफ साफ मालूम है कि ये काम तो छोटू ही कर दिखाएगा, ठीक है। लेकिन छोटू को मैं डायरेक्ट काम नहीं दे सकती। नहीं, इतनी डिटेलिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, किसके राइट? क्या राइट है उसका? कमीशन मिलना, लेकिन हर केस में कमीशन नहीं होता। जैसे कि लव एंड अफेक्शन में नहीं होता, फादर ने, डैडी ने, पापा ने किससे काम कराया? तुम लोगों से करवाए, तब कमीशन जरूरी नहीं है मिले, ठीक है। वहां मत कहना मैं एजेंट हूँ मुझे पैसे दो, पड़ जाएगी, फिर कमीशन मिलेगा फिर तुम्हें दूसरे तरीके से। विद द सर्विस रेंडर बाय द एजेंट, क्या लिखा है? वॉलंटरी नहीं होता है, ये वॉलंटरी नहीं होता है, एजेंट खुद से ये करता है, ठीक है। खुद से बोल रही, पैसे के लिए करता है, फ्री में नहीं करता है। रिसीव द अग्रीड रेम्युनरेशन, कुछ ना कुछ पैसे मिलता है, जनरल रूल पैसे मिलता है, एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे। एक्सपेंस एंड द लायबिलिटी इनकर्ड, एजेंट जो कुछ भी खर्चा कर रहा है उसकी पूरी भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो उसका माल बिका रहा है, माल बिकाने में उसको कुछ फ्रिज व्रिज लगता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे माल है, ऐसे गुड है जो खराब हो सकते हैं, इसलिए उसने फ्रिज का इंतजाम किया, प्रिजर्व्स रखे। तो अगर ये खर्चा करता है कौन? एजेंट, तो प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे खर्चे उसको पे ऑफ करे, ठीक है। चलो, राइट टू ये लिखा है इंडेमनिफाइड, इंडेमनिफाइड मतलब कंपनसेट, पैसा मिलना बाय द प्रिंसिपल अगेंस्ट ऑल दी चार्जेस एक्सपेंसेस लायबिलिटी
प्रॉपरली इनकर्ड बाय द एजेंट इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, घर का खर्चा नहीं देगा, दुकान का खर्चा देगा। क्लियर है? चलिए, कब कब एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होंगे? पूरी रिपीट है जो हमने पढ़ा था, जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी या फिर प्रिंसिपल एजेंट क्या करेंगे, म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, टाइम पीरियड खत्म हो गया, डेथ हो गई या तो प्रिंसिपल की या तो एजेंट की। इनसेनिटी मतलब क्या होता है? इनसेन मतलब पागल, इनसेन मतलब पागल। प्रिंसिपल एजेंट दोनों बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बिजनेस कर रहे थे, धंधा कर रहे थे, दोनों में से कोई एक पार्टी पागल हो गई, तो कैसे करेंगे? ठीक है। इंसॉल्वेंसी हमने तो वैसे पढ़ा ना, इनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, किन के साथ में होता है? माइनर के साथ, अनसाउंड मतलब पागल के साथ, तीसरा इंसॉल्वेंट। तो ये इनसेन वही और इंसॉल्वेंसी सेम। ठीक है। कंपनी एजेंट अगर क्या है, कंपनी है, तो कंपनी क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई, मतलब खत्म हो गई। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ है और वो इंसान के साथ है, तो इंसान खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। कंपनी के साथ है तो कंपनी भी खत्म होती है बाय द लॉ, डिसोल्यूशन। ठीक है। डिस्ट्रक्शन मतलब सब्जेक्ट मैटर ही खत्म, जैसे मेरी कार ही खत्म हो गई थी। रेम्यूनरेशन इज अथॉरिटी बाय द एजेंट, बाय द, सॉरी रेम्यूनरेशन नहीं है, रेनुंसिएशन। रेनुंसिएशन मतलब कैंसिल। एजेंट के पास कुछ काम करने की अथॉरिटी थी, अथॉरिटी से छीन गई, तो वो अब काम नहीं कर सकता, एलिजिबल है। रिवोक करना मतलब कैंसिल, प्रिंसिपल ने ही रिवोक कर दिया, या तो एजेंट ने मना कर दिया या तो प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आ रहा है? वर्ड की मीनिंग लिख लो। डिस्ट्रक्शन मतलब एंड, रेनुंसिएशन मतलब कैंसिल, रिवोकेशन मतलब कैंसिल, या तो एजेंट ने मना कर दिया या तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया। ठीक है। चैप्टर का एंड, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ पेपर बेस्ड, दैट इट इज इलेक्ट्रॉनिक। सीधा नीचे आएंगे, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जितने एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में भी वही सब रिपीट है। पहला क्या लिखा है? ऑफर। दूसरा क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस। तीसरा क्या लिखा है? लॉफुल कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्रिएट लीगल रिलेशन। रिपीट है। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मेजर, साउंड, सॉल्वेंट। फ्री कंसर्न क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होते, बस ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे ना। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है हमारा ओवर। समझ में आया क्या? बताओ।